कल्पना कीजिए एक ऐसे खौफनाक मंजर की, जहां सामने से मौत एक ऐसी विशाल सेना के रूप में आ रही है जिसने पूरे एशिया में तबाही मचा रखी है। हाँ, और वो डर इतना हावी है कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल। डर इस कदर हावी है कि सदियों से चली आ रही गहरी सामाजिक और धार्मिक दीवारें एक झटके में ढह जाती हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम राजस्थान के एक ऐसे किले की बात कर रहे हैं जहां साल 1398 में जब एक क्रूर आक्रमणकारी ने हमला किया। तैमूर लंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तैमूर लंग। तो जब उसने हमला किया तो किले के भीतर मौजूद हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने अपने सारे धार्मिक मतभेद भुलाकर एक साथ जौहर की धधकती आग में कूदना स्वीकार किया। ये इतिहास के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले पन्नों में से एक है। एकदम। तो आज के इस डीप डाइव में हम केवल तारीखों और राजाओं के नामों की धूल नहीं झाड़ेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक ही भौगोलिक क्षेत्र समय के साथ लगातार बदलता रहता है। बिल्कुल। मतलब प्राचीन काल के खूंखार युद्धों और जौहर से लेकर आधुनिक इंजीनियरिंग और साहित्य तक सब कुछ एक ही जमीन पर घटित हो रहा है। इतिहास आमतौर पर उबाऊ लग सकता है, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। हाँ, और इस पूरी यात्रा में जो सबसे दिलचस्प सूत्र हमें इन स्रोतों से मिलता है वो ये है कि किसी भी जगह का इतिहास असल में उसके भूगोल का गुलाम होता है। भूगोल का गुलाम, ये बहुत ही सटीक शब्द है ना? मतलब अगर कोई जमीन नक्शे पर किसी खास जगह स्थित है तो उसकी कहानी उसी दिन तय हो जाती है जब उसकी पहली ईंट रखी जाती है। सही बात है। ये केवल युद्धों और राजाओं के नाम नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कैसे नदियां, रेत के टीले और सरहदें किसी स्थान की नियति तय करते हैं। तो चलिए इसी भूगोल से शुरुआत करते हैं। हमारे स्रोत हमें सीधे उस स्थान पर ले जाते हैं जो सदियों तक इस क्षेत्र का केंद्र रहा। भटनेर दुर्ग। बिल्कुल, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर। मैं चाहता हूं कि हम इसे थोड़ा विस्तार से समझें। एक ऐसा किला जो सदियों तक खड़ा रहा, आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो अगर हम स्रोतों पर नजर डालें, भटनेर दुर्ग का निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था। इसे भूपत भाटी द्वारा बनवाया गया था। 3री शताब्दी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा पुराना है। हाँ, और यहाँ हमें इसके शिल्पी यानी जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम भी मिलता है, कैक्या। क्या? अच्छा जी, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो इसका डिजाइन नहीं बल्कि इसकी लोकेशन है। घग्गर नदी के किनारे वाला हिस्सा? एकदम सही। यह किला घग्गर नदी के किनारे और बिल्कुल उत्तरी सीमा पर स्थित है। किसी भी किले का नदी के किनारे और उत्तरी सीमा पर होना उसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। हाँ, क्योंकि उस जमाने में तो पानी ही सब कुछ था। बिल्कुल, और इसी वजह से इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी और भाटी भड़ किवाड़ भी कहा गया है। भट्टी भड़ किवाड़ मतलब भाटी वंश का मजबूत दरवाजा। अगर मैं इसे समझाने के लिए एक एनालॉजी दूं, तो भटनेर दुर्ग भारत के उत्तरी प्रवेश द्वार के किसी अल्टीमेट बाउंसर या सिक्योरिटी गार्ड की तरह था। बाउंसर, ये काफी दिलचस्प तुलना है ना? मतलब सोचिए, जो भी उत्तर से आता उसे सबसे पहले इसी दरवाजे से टकराना पड़ता था, जैसे किसी क्लब के बाहर सबसे तगड़ा गार्ड खड़ा हो। हाँ, और ये बाउंसर वाली बात उस समय की रणनीति पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जब कोई सेना इतनी दूर से आती है तो उसे राशन और पानी चाहिए होता है। घग्गर नदी होने का फायदा? बिल्कुल। अगर कोई भी विदेशी सेना इस बाउंसर को यानी भटनेर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ती है तो पीछे से भटनेर की सेना उनकी सप्लाई लाइन काट सकती थी। बाप रे, मतलब आप दुश्मन को पीठ पीछे छोड़कर आगे नहीं जा सकते? एकदम नहीं। इसीलिए हर आक्रमणकारी को पहले इसी प्रहरी से जूझना पड़ता था। लेकिन यार, उत्तरी सीमा का बाउंसर होने की कीमत भी तो चुकानी पड़ी होगी। जो सबसे आगे खड़ा है, सबसे ज्यादा मुक्के भी तो उसी को पड़ेंगे। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, और स्रोत भी यही बताते हैं। इसी भौगोलिक स्थिति के कारण इस किले को सबसे ज्यादा विदेशी हमले झेलने पड़े। राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भटनेर ने ही झेले। हाँ, जबकि अगर हम इसकी तुलना करें तो सर्वाधिक देशी या आंतरिक आक्रमण अजमेर के तारागढ़ ने झेले थे। अच्छा, अजमेर सेंटर में था इसलिए वहां आपस में लड़ाइयां हुईं, और भटनेर बॉर्डर पर था इसलिए वहां बाहर के लोगों ने हमले किए। बिल्कुल, यही तो भूगोल का खेल है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। तो अब आते हैं कहानी के उस बड़े मोड़ पर, 1398 ईस्वी, भटनेर दुर्ग का पहला शाका। हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें, हमारे कई सुनने वालों को शायद पता ना हो। वो जौहर के बारे में तो जानते हैं, जहाँ महिलाएं सम्मान बचाने के लिए आग में कूद जाती थीं, लेकिन ये शाका क्या होता है?
शाका असल में युद्ध की एक चरम स्थिति है। जब दुश्मन किले को घेर ले और रसद खत्म हो जाए, मतलब जीतना नामुमकिन हो जाए, तो आत्मसमर्पण नहीं किया जाता था। तो फिर क्या करते थे? 2 काम होते थे। पहला, महिलाएं सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश करती थीं, जिसे जौहर कहते हैं। राइट। और दूसरा, पुरुष केसर या बाना पहनकर किले के दरवाजे खोल देते थे और दुश्मन पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ते थे। या तो मारेंगे या मरेंगे। इसे केसरिया कहते हैं। तो जब जौहर और केसरिया दोनों एक साथ होते हैं, हाँ, उसी को शाका कहा जाता है। और 1398 में भटनेर में यही हुआ था। स्रोत बताते हैं जी तैमूर लंग ने दूलचंद के शासनकाल में आक्रमण किया था और दूलचंद पराजित हुआ। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। हाँ, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है। मतलब मैं यही सोच रहा था कि 1398 में तैमूर लंग का खौफ किस तरह का रहा होगा कि जीवन मरण के उस क्षण में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने धार्मिक मतभेदों को भुलाकर एक साथ जौहर की अग्नि को गले लगाया। ये सोचने वाली बात तो है। क्या ये उस समय के सामाजिक ताने बाने को दर्शाता है कि सब मिलजुल कर रहते थे, या फिर ये सिर्फ एक बाहरी क्रूर आक्रमणकारी के खौफ का नतीजा था? अगर हम इसका गहराई से विश्लेषण करें तो युद्ध के समय बाहरी खतरा अक्सर आंतरिक विभाजनों को मिटा देता है। मतलब डर सबको एक कर देता है। बिल्कुल। तैमूर लंग अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। वो कत्लेआम करते वक्त धर्म नहीं देखता था। उस तल में उन महिलाओं के लिए उनकी पहचान हिंदू या मुस्लिम नहीं थी। वो सिर्फ भटनेर की निवासी थीं। एकदम सही। वे एक साझा दुश्मन का सामना कर रही थीं। और ये तथ्य इतिहास की उन जटिलताओं को दिखाता है जो अक्सर मुख्य धारा की कहानियों में छिप जाती हैं। सच में ये बहुत ही पावरफुल बात है। अच्छा, अब इस विनाशकारी आक्रमण से आगे बढ़ते हैं। कहानी 400 साल आगे जाती है, साल 1805 में, जहां इस किले का दूसरा शाका होता है। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस किले की पूरी पहचान ही बदल गई, और वो भी सप्ताह के एक दिन के कारण। बीकानेर के शासक सूरत सिंह जी का आक्रमण। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि 1805 में सूरत सिंह जी ने यहाँ के शासक जाप्ता खां भट्टी पर आक्रमण किया और वो जीत गए। और जिस दिन उन्होंने ये दुर्ग जीता, वो दिन कौन सा था? मंगलवार का दिन। और क्योंकि मंगलवार भगवान हनुमान का दिन माना जाता है, तो उन्होंने इस दुर्ग का नाम ही बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। और यही नाम आज तक चलता आ रहा है। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कोई स्पोर्ट्स टीम किसी खास दिन मैच जीतने पर अपने लकी चार्म के नाम पर पूरे स्टेडियम का नाम ही बदल दे। ये एनालॉजी भी बहुत बढ़िया है ना? एक राजा द्वारा मंगलवार के दिन जीतने पर पूरे शहर का नाम हनुमानगढ़ कर देना, ये दिखाता है कि आस्था का इतिहास पर कितना गहरा प्रभाव होता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी भी स्थान पर मौजूद स्मारक वहाँ के बहुसांस्कृतिक इतिहास के जीते जागते दस्तावेज होते हैं। जैसे किले के अंदर जो स्मारक हैं? बिल्कुल। अब देखिए, नाम तो हनुमानगढ़ हो गया, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे तो वहाँ बलबन के चचेरे भाई शेर खां की कब्र है। एक मुस्लिम शासक के चचेरे भाई की कब्र। हाँ, और उसी के साथ साथ वहाँ बीकानेर के शासक दलपत सिंह जी और उनकी 6 रानियों की प्रतिमा भी है। मतलब एक ही किले में इतनी अलग अलग पहचानें एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ मुस्लिम कब्र और दूसरी तरफ राजपूत राजा और रानियों की प्रतिमा। यही तो इस किले के इतिहास की परतों को दिखाता है। नाम बदलने से पुराना इतिहास मिट नहीं जाता, वो बस एक नई परत के नीचे आ जाता है। बहुत खूब कहा आपने। अब किलों पर कब्जे और राजाओं के इन खूनी युद्धों से बाहर निकलते हैं आधुनिक युग की तरफ। हाँ, क्योंकि जैसे ही हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं, संघर्ष का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। अब महानता की परिभाषा किले जीतने से तय नहीं हो रही थी। अब लड़ाई प्रजा के अधिकारों की थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात प्रकृति से पानी छीन कर लाने की थी। आप जन आंदोलनों और नहरों के निर्माण की बात कर रहे हैं। हाँ, स्रोतों में धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित तसीमो हत्याकांड का जिक्र है, जिसमें पंचम सिंह और छतर सिंह की मृत्यु हुई थी। ये वो दौर था जब जनता अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही थी। और दूसरी तरफ बीकानेर के शासक गंगा सिंह को देखिए। उन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि वे गंग नहर लेकर आए थे। और वो भी एक इंजीनियर कंवर सेन की मदद से। मतलब ये देखना कितना अद्भुत है कि लीडरशिप की परिभाषा कैसे बदल गई। पहले महानता तलवार से तय होती थी, अब महानता एक इंजीनियर के साथ मिलकर रेगिस्तान में पानी लाने से तय हो रही थी।
अगर हम गंगा सिंह के विजन का विश्लेषण करें तो उन्होंने केवल नहर ही नहीं बनाई, वे नरेंद्र मंडल यानी चेंबर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष भी थे। एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ। बिल्कुल, एक तरफ उन्होंने राजनीतिक कुशलता दिखाई और दूसरी तरफ उन्होंने गोगामेड़ी, करणी माता और रामदेवरा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थानों का आधुनिक निर्माण भी करवाया। मतलब उन्होंने सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों नियमों को एक साथ मजबूत किया। हाँ, नहर लाकर खेती को बढ़ावा दिया और धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करवाकर लोगों की आस्था से जुड़े रहे। सच में ये मॉडर्न लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन चाहे वो प्राचीन भटनेर का युद्ध हो या आधुनिक नहरों का निर्माण, इन सभी भावनाओं, शौर्य और संस्कृति को जिस चीज ने हमेशा के लिए अमर कर दिया, वो क्या है? साहित्य, राजस्थानी साहित्य की गूंज। एकदम सही। स्रोत हमें दो बहुत बड़े साहित्यकारों की तरफ ले जाते हैं, कवि आशानंद और ईसरदास। आशानंद की किताबें जैसे बागा भारमली और उमादे भटियाणी रा कवित्त। हाँ, और ईसरदास की रचनाएं जैसे हाला झालारी कुंडलियां और हरी रस। ये रचनाएं अपने आप में एक खजाना है। तो इन सब का क्या अर्थ है? मतलब मैं ये सोचता हूँ कि तलवारें टूट जाती हैं और किले खंडर बन जाते हैं, लेकिन आशानंद और ईसरदास की कलम से निकले शब्द सदियों बाद भी उस युग की धड़कन हमें सुना रहे हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कैसे ये साहित्य सिर्फ कविताएं नहीं है, बल्कि ये उस समय के समाज, राजनीति और मानवीय भावनाओं का सबसे प्रामाणिक डेटाबेस है। एक टाइम मशीन की तरह। बिल्कुल। युद्ध के मैदान का डर हो या राजमहलों की राजनीति, ये सब इन कवियों ने बहुत ही बारीकी से दर्ज किया है। तो आज हमने सच में एक बहुत लंबा सफर तय किया है। हमने अपनी यात्रा उस 30वीं शताब्दी के भटनेर दुर्ग से शुरू की, जो आज हनुमानगढ़ है। हमने 1398 के उस अनोखे जौहर को समझा। हाँ, जहां डर ने धर्म की दीवारें गिरा दी थी। फिर हमने 1805 में मंगलवार के दिन एक किले की पहचान बदलते देखी। तसीमों के बलिदान को भी जाना और गंगा सिंह के भागीरथ प्रयासों की भी बात की। और अंत में ईसरदास और आशानंद के साहित्य तक का सफर तय किया। तो जाने से पहले एक गहरा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? आज के दौर में जब हम जगहों की पहचान और नामों को लेकर इतनी तीखी बहस करते हैं, तो क्या हमें भटनेर की इन दीवारों को नहीं देखना चाहिए, जो हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की साझी राख से रंगी हैं? बिल्कुल, जहां शेर खां की कब्र और राजपूत राजा की प्रतिमाएं बिना किसी विवाद के एक साथ खड़ी हैं। इतिहास हमें खामोशी से सिखाता है कि कोई भी जमीन किसी एक रंग की नहीं होती, वह समय के साथ अनगिनत रंगों और कहानियों से मिलकर बनती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज के समय के लिए, है ना? ये सोचने वाली बात है कि आने वाली सदियां हमारे आज के युग को किस नाम और किस रंग से याद रखेंगी। क्या हमारा दौर बांटने वाला कहलाएगा या साथ लेकर चलने वाला? बस इसी सवाल के साथ हम आज की अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली चर्चा में।